हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए थर्ड सेमेस्टर का पेपर साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन इंडिया के फर्स्ट यूनिट पर आज हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन कॉलोनियल इंडिया पर हम लोगों ने बात की थी। उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर अपनी बात समाप्त की थी कि उस समय के लगभग सभी जो प्राच्यविद हैं या जो ओरिएंटलिस्ट हैं वो इस बात पर एकमत हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही है और बहुत ही एक रिच हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही। ऐसा नहीं है कि ज्ञान विज्ञान के मामले में जो भारत है वो बहुत ही निम्न स्तर पर रहा हो। हमेशा से ही मानना रहा है भारतीय ओरिएंटलिस्ट का या जो पाश्चात्य जो ओरिएंटलिस्ट हैं उनका ये मानना रहा है कि भारत में ज्ञान विज्ञान की एक समृद्ध परंपरा रही है और ऐसे में प्राचीन भारत की जो वैज्ञानिक परंपरा है उसको पूरी तरह से हम शून्य नहीं मान सकते हैं और ना ही औपनिवेशिक काल में ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारतीय ज्ञान विज्ञान का जो विकास हुआ हम ब्रिटिशर्स को उसका जनक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक परंपराएं विद्यमान रहीं, जिस पर हम लोगों ने किन किन रूपों में जहां विज्ञान की परंपराओं को देखते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में हमने इस पर बात की थी। तो आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समराइज़ करेंगे पिछले लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कहा कि ओरिएंटलिस्ट का 3 मुख्य बातों पर एम्फेसिस रहता है कि प्राचीन जो भारतीय सभ्यता है उसकी अपनी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां रही हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता की कोई भी वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं रही। प्राचीन भारतीय सभ्यता की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। और दूसरा, वो इस मत पर एकमत है ओरिएंटलिस्ट की जो कुछ भी भारतीय वैज्ञानिक परंपरा के विकास में बाधक अगर कुछ हुआ है तो वो मुस्लिम मध्य युग का आगमन है। यानी कि भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा के विकास में जहाँ कहीं भी उन्हें बाधा या अवरोध दिखाई पड़ा, ओरिएंटलिस्ट ने उसके लिए मुस्लिम मध्ययुगीन शासन को जिम्मेदार ठहराया। यानी भारत में वैज्ञानिक परंपराओं में किसी भी प्रकार का अगर उन्हें निम्नतम बिंदु पर वैज्ञानिक परंपराओं का विकास दिखाई पड़ता है तो उसका एकमात्र कारण उन्होंने बताया कि मुस्लिम मध्य युग में जो मुस्लिम शासन यहाँ पर स्थापित हुआ भारत में, उसने भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा को पतन के गर्त में ढकेल दिया। एक तरह से भारतीय वैज्ञानिक परंपरा समाप्त हो गई। और कहीं ना कहीं जब हम हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं, इतिहास लेखन का जब अध्ययन करते हैं, तो अधिकतर पाश्चात्य इतिहासकारों को देखें, कुछ भारतीय इतिहासकारों को भी देखें, वे मध्य युग को अंधकार युग की संज्ञा देते हैं। अंधकार युग इस संदर्भ में जब वो कहते हैं तो वहाँ पर उनका ज्ञान विज्ञान की परंपराओं की तरफ से विमुख हो गया भारत उस समय, उस कालखंड के दौरान। तो अंधकार का मतलब है कि शिक्षा की चाहे प्रगति हो, चाहे वो ज्ञान विज्ञान की प्रगति हो, चाहे वो शासन प्रणालियों की हो, चाहे वो रीति रिवाज धार्मिक उनके विकास की परंपराएं हों, सभी जगह पे मध्य युग जब आया वो अंधकार का काल उसको माना इन लोगों ने। और इसी प्रकार से मुस्लिम मध्य युग को प्रचारित किया गया है, चाहे वो वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी में हम देखें, चाहे वो यहाँ पर भारतीय लेखकों ने कुछ लिखा हो। तो यहाँ इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हमें बहुत ही निरपेक्ष और तटस्थ होकर के हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, बहुत बारीकी से इस बात का क्या वास्तव में वो मध्य युग अंधकार युग था। तो इस पर हम हिस्टोरियोग्राफी के को जो चैप्टर जब हम पढ़ते हैं या हिस्टोरियोग्राफी का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर विस्तार से इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि मुस्लिम काल के आगमन को या मध्य युग को भारत में अंधकार के युग की संज्ञा दी जाती है। अंधकार युग यानी कि भारत में ज्ञान विज्ञान की परंपरा एकदम समाप्त हो गई थी। जो किसी प्रकार की बुराइयाँ, सामाजिक कुरीतियाँ भारत में आ गई थी, वो सब मुस्लिम मध्य युग के आगमन की वजह से ही आई थी। तो ये दूसरा उनका विचार है, पक्ष है, जिस पर ये ओरिएंटलिस्ट सहमत हैं। तीसरा उनका विचार ये है कि आधुनिक काल के आगमन के साथ साथ जब औपनिवेशिक काल का आगमन होता है, जिसके साथ अपने आधुनिक काल एक तरह से अपने आप जुड़ जाता है, और औपनिवेशिक काल जब से प्रारंभ हुआ उसको आधुनिक काल की संज्ञा हिस्टोरियंस देते हैं। तो यहाँ आधुनिक ब्रिटिश औपनिवेशिक काल
के आगमन को माना गया कि भारत में वैज्ञानिक प्रगति फिर से प्रारंभ हुई। यानी वो वैज्ञानिक परंपरा जो प्राचीन काल में विद्यमान थी हमारे देश में, और मुस्लिमों के आगमन के साथ साथ मध्य युग के दौरान वो एक तरह से अपने निम्नतम स्तर पर चली गई। और औपनिवेशिक काल के समय ब्रिटिशर्स के शासन के समय में फिर से इसमें वैज्ञानिक प्रगति प्रारंभ हुई और फिर से भारत ने अपनी वैज्ञानिक परंपरा को आगे बढ़ाया। तो ये जो विचारधारा है ओरिएंटलिस्ट की या प्राच्यविदों की, इसको बहुत ही व्यापक स्वीकृति मिली और बड़े पैमाने पर इस मत को लोगों ने माना, चाहे वो भारतीय हों, चाहे वो ब्रिटिश या पाश्चात्य विद्वान हों, चाहे अधिकारी हों ब्रिटेन के, उन लोगों ने इस विचारधारा को स्वीकार किया। और जब हम देखते हैं कि ओरिएंटलिस्ट ने भारत की वैज्ञानिक परंपरा जो मध्य युग में बाधित हो गई थी, वैज्ञानिक विकास, वो ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ फिर से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो गई। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश विद्वान क्यों इस मत से सहमत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आधुनिक काल की संज्ञा उनके आगमन के काल को दिया जाता है कि आधुनिक काल अपने आप में बहुत ही एक पॉजिटिव एक साउंड करता है, क्योंकि आधुनिक काल की जब बात करते हैं तो मतलब ऐसे आधुनिक काल के पैरामीटर्स एक तरह से प्रगति के द्योतक होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप लोग हिस्टोरियोग्राफी का अध्ययन करें, इतिहास लेखन का, तो उसमें साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत हम कहीं ना कहीं इसकी झलक पाते हैं कि ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ साथ भारत के तमाम क्षेत्रों में प्रगति हुई। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, हम इसको नकार भी नहीं सकते, लेकिन बड़े पैमाने पर इस बात पर सभी सहमत हैं, कुछ भारतीय भी और कुछ ब्रिटिश विद्वान और अधिकारी भी, कि ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ साथ औपनिवेशिक काल जब यहाँ स्थापित हुआ तो मध्य युग में बाधित वैज्ञानिक परंपरा को फिर से स्टार्ट किया गया। और इस मत पर, ओरिएंटलिस्ट के मत पर लगभग सभी सहमत थे। और यहाँ से उन लोगों को अपने भारतीय इतिहास को समझने का एक मौका मिला। और भारतीय जो विज्ञान की जो एक परंपरा थी, चेतना थी, उसके बारे में लोगों ने एक यहाँ पर एक पैरामीटर सेट किया कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ वैज्ञानिक परंपरा थी, मध्य युग में समाप्त हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार था, यह भी हमने अभी इस पर चर्चा की। और ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ ही फिर से ये और ज़्यादा परिष्कृत रूप में सामने आई। तो ऐसा ही ओरिएंटलिस्ट का मानना है। और भारतीय विज्ञान की जो ये चेतना है वो 12वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के समय में एकदम निम्न बिंदु पर पहुंच गई थी। लगभग ओरिएंटलिस्ट इस बात पर एकमत है और बड़े पैमाने पर इस मत को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जैसा कि इतिहास में तमाम प्रकार की नई नई विचारधाराएँ उत्पन्न होती रहती हैं समय के साथ, और इतिहास लेखन में हम नए नए दृष्टिकोणों का अध्ययन करते हैं। पहले हमने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का अध्ययन किया है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का, फिर हमने पढ़ा उसमें मार्क्सवादी इतिहास लेखन या सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ा, जिसे उपाश्रयवादी इतिहास लेखन भी कहा जाता है। तो हमने उसमें इतिहास के उन पक्षों का भी अध्ययन किया जिस पर परंपरागत इतिहास लेखन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। तो हाल के वर्षों में जब इतिहास लेखन किया गया तो उसमें एक ये भी धारणा निकल कर के आई है, एक ये नया विचार आया है, बहुत से इतिहासकारों ने ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यविदों की ये जो उपरोक्त अभी हमने चर्चा की उस पूरे विचारधारा से वो इत्तेफाक नहीं रखते। वो उसको खारिज करते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता महत्वपूर्ण रूप में विद्यमान थी और मध्यकाल में समाप्त हो गई मुस्लिमों के आगमन के साथ, और आधुनिक काल में औपनिवेशिक काल के समय फिर से ये प्रगति के पथ पर चल पड़ी। तो इस विचारधारा से पूरी तरह वो सहमत नहीं है आज बाद के इतिहासकार। तो हाल के कुछ वर्षों में इतिहासकारों ने ओरिएंटलिस्ट की इस धारणा को पूरी तरह नकारा है, और उनके हिसाब से मध्ययुगीन और जो हमारा आधुनिक जो भारत का विज्ञान है, जो आरंभिक आधुनिक भारत है, उस पर उन लोगों ने उस समय की टेक्नोलॉजिकल जो भारत की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुए, आयुर्विज्ञान या जिसको मेडिसिन कहें, मेडिसिन के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुए, उस पर इन लोगों ने रोशनी डालने का काम किया। और उस पर इन लोगों ने ये बताने का प्रयास किया कि मध्ययुगीन परंपरा और आधुनिक काल का जो इनिशियल जो स्टेज है आधुनिक काल का, उस दौरान भी भारत में
प्रौद्योगिकी और आयुर्विज्ञान या तकनीकी मेडिसिन के क्षेत्र में विकास हुआ, और इस बात से वो सहमत नहीं हैं कि मध्ययुगीन काल में भारत की वैज्ञानिक परंपरा जो है, चाहे वो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो चाहे आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में हो, वो निम्नतम बिंदु पर चली गई। तो इस तरह उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया है कि भारत की जो वैज्ञानिक परंपरा है उसमें इस्लाम का भी योगदान है। इस्लामिक परंपरा, इस्लामिक संस्कृति के वैज्ञानिक कुछ उनके भी वैज्ञानिक तत्व उनकी संस्कृति के भी ऐसे हैं जो उनकी संस्कृति में जन्म लिया जिन्होंने, और उस संस्कृति के वैज्ञानिक जो कुछ विरासत है, उस विरासत का प्रभाव या उस विरासत को उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ भी यहाँ पर उसका प्रयोग किया। तो भारत की वैज्ञानिक परंपरा में इस्लाम की देन क्या है? भारत की वैज्ञानिक परंपरा में या भारत की वैज्ञानिक प्रगति में इस्लाम की देन भी है, और भारतीय विज्ञान चिंतन को गतिशील बनाया इस्लाम शासन ने भी यहाँ पर। तो ये ऐसा इनका मानना है कि भारतीय वैज्ञानिक परंपरा को औपनिवेशिक काल के समान ही इन्होंने भी इनरिच किया। ये नहीं है कि इनके समय में आने के बाद मध्य युग में एकदम निम्नतम स्तर पर भारत का वैज्ञानिक विकास चला गया, बल्कि बाद के इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय विज्ञान के क्षेत्र को इन्होंने भी एक तरह से आगे बढ़ाया, और एक कंपोजिट जो इंडो इस्लामिक जो कल्चर है वो निकल कर के सामने आया। कंपोजिट इस्लामिक कल्चर, जिसको हम लोगों ने अब तक आर्किटेक्चर के फील्ड में पढ़ा है, किस तरह से नए नए प्रकार के वास्तुकला के उदाहरण हमारे सामने आते हैं, और इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में हम देखें संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, तो इन सब के अलावा हम देखेंगे आयुर्विज्ञान के क्षेत्र पर इस्लाम की बहुत बड़ी एक छाप यहाँ पर देखने को मिलती है। हम जिसको अभी तक साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो हिंदू आयुर्वेद बार बार एक टर्म आता यूज़ किया जाता है। हिंदू आयुर्वेद विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा या भारतीय मेडिसिन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इस्लामिक देन का बहुत बड़ा प्रभाव या बहुत बड़ी छाप भारतीय आयुर्विज्ञान या चिकित्सा पर पड़ा, और ग्रीक और अरबी कहा जाए इसको, या उसमें जो ग्रीक जिसमें हम आज आयुर्विज्ञान में जब हम पढ़ते हैं यूनानी तिब्ब जिसको कहा जाता है, यानी यूनानी चिकित्सा पद्धति, जो आयुर्वेद तो विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आता है। इसमें जो इस्लामिक आयुर्विज्ञान की छाप है वो यूनानी तिब्ब के क्षेत्र में हम देख सकते हैं, और यूनानियों ने यूनानी दवा जो पद्धति है आज हम देखते हैं बड़े पैमाने पर भारत में आज भी प्रचलित है। तो जो भारतीय चिकित्सक हैं, यहाँ के वैद्य हैं, हकीम हैं, उन्होंने भी आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी तिब्ब की जो ज्ञान है उसको हासिल किया, और आयुर्वेद और यूनानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में विद्यमान हो गए, और पूरक के तौर पर यहाँ के जो हकीम हैं, चिकित्सक हैं, ये इन्होंने इसके साथ काम करना शुरू किया, और अपने व्यवहार में इसके ज्ञान को इन्होंने उतारा। और साथ साथ कभी भी हमने यहाँ के भारतीय चिकित्सकों में यूनानी जो मेडिसिन है इसको लेकर के कोई भेदभाव हमने नहीं देखा। उन्होंने बड़ी सहजता से आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी चिकित्सा पद्धति को अपनाया, और न केवल अपनाया बल्कि व्यवहार में भी वो इसको लेकर के आए, और आज भी हम यूनानी और आयुर्वेद का नाम अक्सर एक साथ हम सुनते हैं। तो ये जो यूनानी और आयुर्वेद का ये जो कंपोजिट एक मेडिसिन निकल कर के सामने आई, वो मध्ययुगीन काल की ही देन हम कह सकते हैं। ये अलग बात है कि इतिहास लेखन के अंतर्गत इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं नकारा गया, और पूरी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में इस्लाम की देन को उपेक्षित रखने का प्रयास किया गया। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो भारत में वैज्ञानिक चिंतन की जो परंपरा है वो मध्य युग में या मुस्लिमों के आगमन के समय में पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं हुई थी, बल्कि निरंतर वो चल रही थी, उसमें कहीं पर भी रुकावट नहीं आई। ये अलग बात है कि औपनिवेशिक काल में थोड़ा इस वैज्ञानिक परंपरा को और भी परिष्कृत करने में सहायता मिली। तो इस तरह से भारत, ये जो तर्क दिया जाता है कि भारत का जो बहुत ठहरा हुआ विज्ञान था, भारत का विज्ञान ठहर गया था एक निश्चित समय में आकर के,
और परिवर्तन विमुख था। तो इस दावे का खंडन करती हैं ये विचारकवाद के इतिहासकार, जो ओरिएंटलिस्ट की विचारधारा का खंडन करते हैं कि भारत की ऐतिहासिक परंपरा, वैज्ञानिक परंपरा कभी ठहरी नहीं और ना ही परिवर्तनों की तरफ से उसने अपना मुंह मोड़ा, बल्कि पश्चिम के सहयोग से इसने अपने उपलब्ध ज्ञान को और भी बल्कि प्रबुद्ध बनाया। तो बाह्य जगत या जो औपनिवेशिक जो शासन हमारे यहाँ आया, उसके आने के बाद हम देखेंगे, इनके आने के पहले इस्लाम के साथ हमारा संपर्क है और काफ़ी लंबे समय तक, और इसके बाद यूरोपियंस के साथ हमारा संपर्क है। उन यूरोपियंस में हम देखते हैं पहले पुर्तगाली आए, डच हैं, फ्रांसीसी है, अंग्रेज हैं। तो इनके इस्लाम के आगमन के साथ और यूरोपियंस के आगमन के साथ जो भारतीय वैज्ञानिक परंपरा है, ये बाहरी दुनिया के साथ जो है, इसका जुड़ाव दो तरफ से हम देखेंगे दिखाई पड़ता है। दो दिशाओं के साथ भारत का संपर्क बाह्य जगत से जुड़ना शुरू होता है। इस्लाम के साथ अगर हम इस्लाम के दृष्टिकोण से देखें तो मुग़लों के अधीन हम देखते हैं कि खगोल विज्ञान का बड़ा विकास हुआ। इसको हम कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसका एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज़्यादा विकास किया गया। जब हमने सवाई माधो सिंह के बारे में, हम जय सिंह के बारे में करते हैं, बहुत सारी इन्होंने वेधशालाएँ बनवाई, जिनके द्वारा हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने समय का ज्ञान, किस तरह से ऋतुओं का ज्ञान उससे हासिल हुआ, और ख़ासकर समय का ज्ञान बताते हैं वो। इसके अलावा मेडिसिन के इस मामले में भी इस्लाम के आगमन के साथ विकास हुआ। वस्त्र उद्योग में देखेंगे बड़े पैमाने पर जो इस्लामिक कल्चर है उसने इसमें बदलाव लाया, और वस्त्र उद्योग में भी विज्ञान का यूज़ दिखाई पड़ता है। किस प्रकार से कपड़े को रंगने के लिए जो रसायन तरह तरह के हैं, किस प्रकार से कपड़े डाई करने के अलग अलग जगहों पे भारत में अलग अलग प्रकार की कलाएँ देखी जाती थी, अलग अलग प्रकार के रसायन का यूज़ होता था। तो इस तरह से भारत की जो विविधता थी, पूरे अलग अलग क्षेत्रों में एक समान हमने देखा कि शासन व्यवस्थाएँ तो नहीं है, लेकिन साथ साथ अलग अलग प्रकार की वहाँ पे परंपराएं भी हैं। भारत की विविधता ने भारत के अंदर वैज्ञानिक परंपरा के प्रसार में सहायता तो पहुँचाई ही, और कहीं कहीं विविधता बाधक भी बन गई। तो ये जो विविधता है, एक ही काम को करने के कई तरीके हमको बता रही है। वस्त्र रंगने का तरीका गुजरात में कुछ और हो सकता है। गुजरात के बयाना और सरखेज में ये फेमस थे कपड़े रंगने के जो केंद्र हैं, वहाँ पर किस प्रकार के रसायन का प्रयोग किया जा रहा है या वस्त्र कैसे बनाए जा रहे हैं। आप इसके अलावा देखेंगे बंगाल में कुछ और तरीका है, इसी प्रकार दक्षिण भारत में कोई और तरीका है। तो भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, ये विज्ञान के क्षेत्र में भी हम देखेंगे विज्ञान के अलग अलग रूपों को प्रदर्शित कर रही है। एक ही काम को करने के कई अलग अलग तरीके भारत में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाम के आगमन के साथ परिवर्तन हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि जब मुग़लों का आगमन हुआ तो मुग़लों के आगमन के साथ बड़े पैमाने पर तोपों का प्रयोग मुग़लों ने किया, और ऐसा नहीं है कि भारत में तोपों का प्रचलन पहले से नहीं था। तोपों का प्रचलन पहले से भी था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर युद्ध के फैसलों को पलट देने की क्षमता तोपखाना या आर्टिलरी कर रही थी मुग़लों के आगमन के पहले, वैसा दिखाई नहीं पड़ता है। मुग़लों के आने के बाद आर्टिलरी या जो तोपखाना है, कितने बड़े पैमाने पर युद्धों के रिज़ल्ट्स को वो बदल दे रही थी। बाबर के तोपखाने ने ये तय कर दिया था कि भारत में अब मुग़ल वंश ही राज करेगा। तोपखाने ने छोटे छोटे राजवंशों के उदय को एक तरह से ख़त्म कर दिया, छोटे रजवाड़ों का समापन कर दिया, क्योंकि तोपों का रखरखाव बड़ा महंगा काम था, और ये तोपों का रखरखाव, आर्टिलरी या तोपखाना चलाना, उसको रखना, प्रशिक्षण देना, ये काम बड़े बड़े उस समय के रजवाड़े या राजवंश ही कर सकते थे, या जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, सुदृढ़ हो। तो ऐसे में इस्लाम के आगमन के साथ हम देखेंगे अस्त्र शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन दिखाई पड़ता है। मुग़लों के आगमन के साथ साथ यहाँ पर जहाज़ निर्माण के जो तरीके हैं, जहाज़ निर्माण, या हम देखेंगे कि जो पोर्ट में किस तरह भारत में अलग अलग केंद्रों पे अलग अलग प्रकार के जो शिप बनाए गए बड़े पैमाने पर, ताकि जो हर प्रकार के मौसम में मौसम की मार झेलते हुए लंबी दूरी की यात्राएं कर सकें, जहाज़ी बेड़ा बनाया गया। साथ साथ हम ये भी देखेंगे
कि तरह तरह के हथियार या तोड़ेदार बंदूकें बनाना, दोनाली बंदूकें बनाना अकबर के काल में बड़ा फेमस हुआ। अकबर ने तरह तरह की बंदूकें बनाने का जो काम है उसके शासनकाल में बड़ी तेज़ी से इसने विस्तार पाया। इसके अलावा मुग़ल काल की जो एक तरह से हम कहें कंपोजिट कल्चर या जो उसका सद्भाव है दूसरे उस समय के शासकों के साथ है या रजवाड़ों के साथ है, उन्होंने भी उस समय विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी रुचि के अनुसार विकास करने का काम किया, जिनमें हम देखेंगे कि तरह तरह की जो वेधशालाएँ ऑब्जर्वेटरीज़ बनवाई गई, जिनमें राजा जय सिंह के बारे में जो मैंने बताया, उन्होंने दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस में ऑब्जर्वेटरी बनाई जो कि खगोलीय पिंडों के बारे में बताता है, किस तरह से जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में बताता है। इसके अलावा तंजौर का एक शासक है सरफोजी नाम का, अंतिम मराठा शासक है सरफोजी तंजौर में। उसने मेडिसिन के क्षेत्र में काफ़ी अपना इंटरेस्ट दिखाया और इंडियन और वेस्टर्न मेडिसिन के जो बहुत सारे बुक्स थी उसको उसने कलेक्ट किया और अपनी लाइब्रेरी में उसने रखा और जगह जगह नए नए उसने मेडिसिन के केंद्र भी खोले। इस तरह हैदराबाद के जो निज़ाम हैं, अवध के नवाब हैं, उन लोगों ने अलग अलग जगहों पे अपनी अपनी रुचि के हिसाब से इन्होंने नॉलेज की जगह जगह केंद्र स्थापित किए। अवध के नवाबों के अधीन हम देखेंगे लखनऊ में ऐसे केंद्र थे जहाँ पर इस्लामिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, साथ साथ यूनानी मेडिसिन के बारे में बताया जाता था। यानी लखनऊ एक ऐसा केंद्र था नवाबों के, अवध के नवाबों के अधीन, जहाँ इस्लामिक साइंस और यूनानी मेडिसिन के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षा हासिल करते थे। साथ साथ अगर कहा जाए हिंदू आयुर्विज्ञान है, जिसको शुद्ध भारतीय प्राचीन विज्ञान जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है हिंदू आयुर्वेद के अंतर्गत, उसमें हम देखेंगे प्रमुख जो केंद्र हैं वो बने वो बनारस है या वेस्ट बंगाल में नाडिया है। ये बड़े पैमाने पर प्राचीन काल के जो हिंदू विज्ञान के केंद्र थे, यहाँ पर ये फले फूले। आयुर्वेद के मामले में अगर हम कहें या प्राचीन आयुर्विज्ञान मेडिसिन के मामले में, तो इस तरह जो मुग़ल साम्राज्य है उसने बड़े पैमाने पर, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, चाहे वो मेडिसिन हो, इन सब में अपना योगदान दिया, चाहे वो शस्त्र निर्माण की कला हो। इसके अलावा मुग़ल काल में हम देखते हैं कि जो उनका विभिन्न धर्मों के प्रति सद्भाव है, कुछ शासकों की विशिष्ट अभिरुचि है सभी धर्मों के बारे में जानने की, डिस्कशन करने की। जैसा कि अकबर के बारे में हम देखते हैं कि वो अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ बैठकर इबादत खाने में चर्चा किया करता था। हालांकि इबादत खाने पे वो धार्मिक मामलों पे चर्चा कर रहा है, लेकिन धार्मिक मामले और वैज्ञानिक डिस्कोर्स वो दोनों का नेचर एकदम एक दूसरे से अलग अलग है। लेकिन फिर भी कभी कभी जब वहाँ पे जेसुइट हैं या बुद्धिस्ट वहाँ पे हैं या क्रिश्चियन आ रहे हैं, उन सब के साथ तरह तरह के डिस्कोर्स के दौरान विभिन्न प्रकार की जो उनकी बौद्धिक जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है अलग अलग एरियाज़ में, कहीं ना कहीं वो साइंस के साथ वो कभी कभी एकजुट भी हो जाया करती थी, सोचने पर लोगों को मजबूर करती थी। तो लोगों में सोचने की क्षमता का भी डेवलपमेंट हुआ इस तरह के डिस्कोर्स के कल्चर की वजह से। तो इस तरह हम देखेंगे कि मुग़लों के इस आगमन के साथ मध्य युग में भी भारत में ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही। यहाँ पर लाहौर में, अमृतसर में भारी बंदूकें और तोप बनाने के कारखाने चलाए गए। किस तरह जो पुरानी जो पांडुलिपियाँ जिनको कहा गया, जो पुरानी किताबें हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा गया। भारत में हमने पहले पढ़ा था कि लेक्चर में पहले चर्चा की थी कि भारतीय ज्ञान विज्ञान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसको सहेज कर रखने की परंपरा पर जोर नहीं दिया। उसको उन लोगों ने सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने पे अधिक जोर दिया। तो अब लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब पुर्तगाली आए तो सबसे पहले 19th सेंचुरी में हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी या प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहले पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर आता है। लेकिन ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, स्टार्टिंग में तो कुछ खास इसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन 18वीं शताब्दी के लास्ट फेज तक आते आते बड़ी तेज़ी से इस प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ दिखाई देने लगता है
और इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से अब तक के हमारे जो ज्ञान विज्ञान की जो प्रगति हुई, जो भी पांडुलिपियाँ हैं, जो पुरानी पुस्तकें हैं, उसको तेज़ी से उसका प्रसार हो सके या उसको सुरक्षित रखा जा सके, कई कॉपीज़ में उसको बनाया जा सके। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज्ञान विज्ञान से संबंधित अगर कोई एक ग्रंथ है और वो नष्ट हो गया तो उसके साथ साथ वो हमारा ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। अब इसकी संभावना काफ़ी कम रह गई, क्योंकि जब से प्रिंटिंग प्रेस आया बड़ी तेज़ी से किताबों को छापा जाने लगा। छापे खाने के साथ साथ बड़ी तेज़ी से इन पुस्तकों का प्रसार दूसरे जगहों पर भी हुआ। तो इस तरह से ज्ञान विज्ञान के बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में फैलने लगे। इसके अलावा मैसूर के शासक जो है टीपू सुल्तान हैं, उसने भी बहुत साइंस में रुचि दिखाई। उसने भी ऑब्जर्वेटरी बनाई। साथ साथ उसके समय में रॉकेट का आविष्कार किया गया। आज हम जो रॉकेट देखते हैं आज बहुत उन्नत स्वरूप है। कहीं ना कहीं उस समय टीपू सुल्तान ने इसका विकास किया और आज उसको हम आधुनिक उन्नत स्वरूप उसका हम देखते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि जो भारत की राजनीतिक और जो उसकी सांस्कृतिक जो सिस्टम है, भारत का जो पॉलिटिकल और कल्चरल जो सेटअप है, उसका जो सेटअप वो बहुत ज़्यादा विकेंद्रित दिखाई पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड नहीं है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं, अलग अलग तरीके हैं काम करने के। तो इससे जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, इसकी तमाम सारी तरीके इसके डेवलप हुए और इस अलग अलग तरीके हुए। हर क्षेत्र में इसने अपना एक अलग एक चरित्र विकसित किया, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो विज्ञान हो, साइंस हो, चाहे मेडिसिन हो। हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके काम को करने के डेवलप होने लगे। और इस विविधता में अगर हम देखें या जो डाइवर्सिटी ये दिखाई पड़ती है साइंस के फील्ड में, साइंस के सभी एरियाज़ में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिसिन हो, ये जो डाइवर्सिटी है इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी देखते हम हैं। हो सकता है कि एक स्थान विशेष का साइंस काफ़ी ज़्यादा उन्नत रूप में हो और उसी समय में किसी दूसरे स्थान का जो विज्ञान है या जो आविष्कार है वो उतना उन्नत ना हो। लेकिन वो जो डाइवर्सिटी है उस वजह से हम देखेंगे एक स्थान उस उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है और दूसरा जो क्षेत्र है वो उन्नत टेक्नोलॉजी से मरहूम है। तो इस विविधता से कई त्रुटियां भी हमको देखने को मिलती हैं कि जो उन्नत टेक्नोलॉजी है उसका प्रसार एक समान पूरे जगह पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसकी अच्छाइयों पर अगर हम चर्चा करें तो अच्छाई ये भी है कि अगर एक केंद्र का पतन हो जाता है, एक सेंटर का पतन हुआ, एक शासक का पतन हो गया, तो उसके साथ ही वहाँ पर वो वैज्ञानिक परंपरा का पतन नहीं होगा। उसी समय देश के दूसरे हिस्से में उसी काम को करने का कोई दूसरा तरीका भी कोई ना कोई अपनाया जा रहा होगा। तो ये अपने आप में एक अच्छाई भी हम कह सकते हैं। तो ये तो हमने अभी बात की कि इस्लाम के साथ किस प्रकार बाह्य जगत के साथ भारत का वैज्ञानिक संपर्क बढ़ा और भारत की वैज्ञानिक परंपरा कैसे एनरिच हुई। यूरोप के साथ अगर हम कहें तो ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि यूरोप के लगातार जो बढ़ती गतिविधियां थीं, जो व्यापारिक गतिविधियां थीं, उसने भारत के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक परंपरा को एक प्रकार से स्थापित किया। क्योंकि यूरोप की लगातार जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो भारत के आर्थिक संसाधनों के दोहन के साथ जुड़ी हुई थी। जितना ज़्यादा भारत के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को वो दोहन करना चाहेंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का लाभ उठाना चाहेंगे, उतना ज़्यादा उन्हें भारत के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जानने की ज़रूरत पड़ेगी। अब भारत के इकोनॉमिक रिसोर्सेज के मामले में अगर हम कहें तो सबसे पहले यूरोपियंस का सामना जो हुआ भारतीय वनस्पतियों के साथ, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है, कौन कौन सी वनस्पतियाँ किस क्षेत्र विशेष में पैदा होती हैं, किस वनस्पति में कौन सी वैल्यू पाई जाती है, क्या क्या उसके मेडिसिनल वैल्यू हैं या उसमें कोई और किसी प्रकार का क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हम अपने व्यवसाय के लिए हम उपयोगी हमारे लिए साबित हो सकता है। जैसे हम लोगों ने बहुत पहले ही इस बारे में पढ़ लिया है कि यूरोपियंस बड़े पैमाने पर भारत से मसाले ले जाया करते थे
और मसालों का यूज़ वो अपने यहाँ मांस को प्रिजर्व करने के लिए किया करते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं भारतीय मसालों की जो मेडिसिनल वैल्यू है या भारतीय मसालों की खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने की जो क्वालिटी है, जो वैल्यू पाई जाती है, वो इससे वो परिचित हैं। तो भारत में ऐसी और कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और कौन से ऐसे हर्ब हैं या ऐसे और कौन सी यहाँ पर पौधे हैं जिससे कि हमें और भी अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए जिसका लाभ मिल सकता है। तो यूरोपियों की बढ़ती व्यापारिक जो गतिविधि है भारत में साइंस के क्षेत्र में उसने और ज़्यादा डेवलप करने का काम किया, उनके हस्तक्षेप ने और भी डेवलप किया। तो जो यूरोपियंस आए, हम जानते हैं कि 1498 में पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ पर जब आए, उसके बाद डच हैं, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, इनके साथ जब हमारा संपर्क होना शुरू होता है तो भारत में बड़े पैमाने पर जो दो एरियाज़ जो इन लोगों ने जिस पर अपना इंटरेस्ट दिखाया वो है, एक तो बड़े बड़े जो शिप हैं उसका निर्माण करने का, समुद्री जहाज़ों के निर्माण के क्षेत्र में, और दूसरा है हम कहें जिसको हॉर्टिकल्चर या बागवानी की, जिसमें तरह तरह के इन लोगों ने पेड़ पौधों को लगाने, उनको डेवलप करने, उनके जो गुण हैं उन पेड़ पौधों के, उसको अपने व्यापारिक हितों के लिए कैसे कहाँ यूज़ किया जाए, उस पर रिसर्च करने के लिए सबसे अधिक इन लोगों ने ध्यान दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि बाह्य जगत के साथ हमारा जो संपर्क है दो दिशाओं में, एक इस्लाम की तरफ से, इस्लामिक जो जगत है, चाहे वो आप देखें ईरान देख लें या मध्य एशिया देख लें, इन सब की इस्लामिक जगत की वैज्ञानिक परंपराओं के साथ जुड़ा। दूसरा, यूरोपियों के आगमन के साथ साथ हमारे देश में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उस संदर्भ में वैज्ञानिक प्रगति हुई।